प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड पतंग, जिसको लिखा है आलोक धनवा जी। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। पहला खंड, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो इस काव्य खंड में भादों के महीना का वर्णन किया गया है, जिस समय शरद ऋतु का आगमन होता है और बरसात समाप्त हो जाती है। उस समय बच्चे अपनी उमंग में होते हैं और सब के सब झुंड में आकर के मिलने का, खेलने का प्रयास करते हैं। तो महीना क्या है? भादो। और भादो उपरांत, भादो के बाद आश्विन महीना आता है, जिसको कुआर भी कहते हैं। तो सबसे तेज बौछारें गई। बौछार देने वाला समय जो होता है वो श्रावण भादो का महीना होता है। बहुत तेज मूसलाधार बरसात होती है और उस समय जो है बहुत तेजी के साथ वर्षा भी होती है। तो ये सब जो है समय तो चला गया, अर्थात भादो गया, सवेरा हुआ। और फिर सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा किस प्रकार है? जैसे खरगोश की आंखें होती है लाल लाल। तो चूंकि वह समय निकल जाता है बरसात का, तो लाल लाल लालिमा छाई रहती है और बादल बरसते है ही नहीं है। तो मौसम बिल्कुल सुनहरा साफ साफ होता है, तो उसको कहा गया है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए। जब बरसात निकल जाती है तो शरद का आगमन हो जाता है, शरद ऋतु। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से। तो बच्चे जो है उमंग के साथ होते हैं। वह साइकिल चलाते हैं, तेज से घंटी बजाते हैं और करते क्या है? चमकीले इशारों से बुलाते हैं पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अपने समूह को खोज रहे हैं, हम जोली को खोज रहे हैं, झुंड को खोज रहे हैं, साथी को खोज रहे हैं। क्यों? पतंग उड़ाने के उद्देश्य से ही। आपके टॉपिक का नाम क्या है? वो पतंग ही है। फिर आगे, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। वो छोटे बच्चे हैं, वह अपने चमकीले इशारों से, अर्थात आंख दिखा करके इशारा कर दिए चलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हैं, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। तो जब बच्चे कोमल होते हैं तो उनको कोमलता ही कोमलता दिखाई पड़ती है, इसलिए आकाश को ही मुलायम बताया गया है कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊंचाई तक जा सके, ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग को सबसे हल्की बताया गया है और रंगीन बताया गया है, क्योंकि रंगीन पेपर लगा होता है। और हल्की इसलिए बताया गया है क्योंकि बहुत पतली बांस की कमानी लगी होती है। वही बांस की कमानी अगर मोटी हो जाए तो निश्चित रूप से पतंग ना उड़े। तो पतली होती है इसलिए उसको उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। वही दोनों बात सामने आ गई। दुनिया की सबसे रंगीन और सबसे पतला रूप बताया गया है पतंग को, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी सारी नाजुक दुनिया। जब पतंग ऊपर उड़ेगी, उठेगी, तो बच्चे प्रसन्न होंगे और सीटियां मारेंगे, किलकारियां मारेंगे। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, उस समय तितलियां भी मंडराती रहती हैं। हालांकि बच्चे भी उसी रूप में होते हैं, यहाँ वहाँ उछल कूद करना, बहुत सारे क्रियाकलाप करना, ये सब उनमें मौजूद रहता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जो है जन्म से ही कपास लाते हैं। कपास का अर्थ रुई होता है, लेकिन यहाँ रुई लाना नहीं। बच्चे इतने मुलायम होते हैं कि उनको उसी प्रकार मान लिया गया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इतना तेज होते हैं चलने में, लग रहा है कि स्वयं पृथ्वी भागती उनके पास चली आ रही है। जब ये दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध होकर के दौड़ते हैं। बच्चे बेसुध क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपना खेल दिखाई पड़ता है, अपना साथी दिखाई पड़ता है, इसलिए बिल्कुल वो बेसुध होते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, यहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है, तो छतों को भी नरम बनाते हुए,
दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं में जहां वो जाते हैं आवाज ही आवाज हो रही है, इसलिए मृदंग जैसा बताया गया है। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसको आप जो है ढोल भी कह सकते हो। जब ये पेंक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, जब ये पेंक भरते हुए अर्थात उछल कूद करते हुए वो चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, जैसे डाल लचती है वैसे वो भी उछल कूद में तनिक भी सकते नहीं है, रहते यहाँ हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बच्चे वास्तव में बहुत ही उछल कूद करने वाले होते हैं, शैतान भी होते हैं। फिर आगे, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब वो उछल कूद करते हुए छत पर पहुंच जाते हैं और छत के किनारे पर पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको बचाने वाला कौन होता है, उनको गिरने से बचाने वाला होता है उनका संगीत। क्योंकि करलव करते हैं, आवाज करते हैं, तो लोग उनको देखने वाले भी होते हैं और आवाज होती है तब बच जाते हैं। आवाज नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो नहीं बचेंगे, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट भी सकता है। तो बचाया कौन, उनके उछल कूद और रोमांचित शरीर का संगीत जो वो उछल कूद करते हुए बोल रहे थे। पतंगों की धड़कती ऊंचाई पर उन्हें थाम लेती है। ये उसी प्रकार से गिरने से रुक जाते हैं जैसे आगे कहा गया है, महज एक धागे के सहारे। जैसे पतंग जो है वो धागे के सहारे रुक जाती है, वैसे छोटा बच्चा जो है वो आवाज के माध्यम से ही रुक जाता है। आखिर चिल्लाता है तो कोई थाम लेता है या स्वयं रुक जाता है, गिरने से बच जाता है। तो चूंकि पतंग जो है वह उड़ रही है धागे के सहारे, वैसे वो भी जो है मन ही मन उमंग के साथ भावावेश में उड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और संगीत गाते गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं, रोमांचित शरीर में रहते हैं। तो वो कहीं न कहीं बच जाते हैं। आवाज न करें तो निश्चित रूप से गिर जाएं या कोई उन्हें न बचाए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। वही पंक्ति आ गई, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। उड़ना माने शरीर से नहीं उड़ना, भावावेश में उड़ना। तो इस प्रकार से आगे, अगर वे कभी गिरते हैं वे छतर अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब। तो अगर वो कहीं मान लीजिए गिर जाते हैं और गिरते गिरते बच गए तो हुआ क्या, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज सामने आते हैं। अब वो बच्चा निडर हो गया, गिरेंगे गिरेंगे है ही नहीं, लगेगा है ही नहीं। और फिर कैसे आते हैं, सुनहरे सूरज के सामने, बिल्कुल सम्मुख आ जाते हैं सूरज के। और पृथ्वी और भी तेजती हुई घूमती चली आती है बेचैन पैरों के पास। अभी जो कम उधम मचा रहे थे, कम तेज दौड़ रहे थे, और तेजी के साथ वो दौड़ रहे हैं। लग रहा है स्वयं पृथ्वी भागी चली आ रही है उनके पैरों के पास, लेकिन पृथ्वी नहीं आती है। दौड़ने वाले वो बच्चे स्वयं होते हैं। ये था आपका टॉपिक पतंग। चलिए प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उनका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो भादों के बाद जो आता है वह आश्विन महीना होता है, कुआर महीना होता है। उसमें ना बरसात होती है, ना जाड़ा होती है, ना गर्मी ही होती है। 12 महीने के नाम आप सुन लीजिए, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादौ कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ और फाल्गुन। ये 12 महीना है। तो सावन भादौ ये बरसात का महीना होता है। इसके बाद आश्विन महीना होता है, कुआर का महीना होता है, आश्विन को ही कुआर कहते हैं। उस समय बरसात भी निकल जाती है। धन्य भाग जहाँ वर्षा कुआरा, जहाँ भाग्यमान अधिक होता है, बहुत बढ़िया होता है, वहाँ बरसात थोड़ा बहुत हो जाती है। चना मटर आदि जो है वो बोते हैं लोग, सरसों वगैरह, नहीं नमी भी सूख जाती है, तो उसको बहुत अच्छा माना गया है। तो न बरसात होती है, न जाड़ा ही पड़ने लगता है, और गर्मी तो रहती ही नहीं उस समय, क्योंकि बरसात हो जाती है। तो उस वह समय सबसे अच्छा माना गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, सबसे तेज बौछारी गई भाद हो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई दिया उसका वर्णन अपने शब्दों में दीजिए। तो उस समय धूल के कण भी आसमान पर नहीं होते हैं, आसमान बिल्कुल खुला होता है, मौसम बिल्कुल सही होता है, न गर्मी होती है, न बरसात होता, न जाड़ा होता है। सभी अपने अपने कार्य में उद्यत होते हैं और मौसम बिल्कुल
साफ सुनहला दिखाई पड़ता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसी साफ मौसम में बच्चे घंटी बजाते हुए अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं और उछल कूद करते हैं, एक साथ मिलकर खेलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विषयों का प्रयोग क्यों किया गया है। क्योंकि चूंकि पतंग को ऊंचाई तक उड़ना है, ऊंचाई तक तभी उड़ने में संभव होगी जब पतली कमानी बांस की लगेगी, तब मोटी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी, उड़ेगी नहीं। और रंगीन इसलिए कि ऊपर चली जाए तब भी वो दिखाई पड़े, लाल पीली। व्हाइट होगी दिखाई नहीं पड़ेगी, तो अच्छी लगे, दूर तक दिखाई पड़े, इसलिए रंगीन कागज, उड़ सके इसलिए पतली कमानी का प्रयोग किया गया है, बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन, बिंब स्पष्ट कीजिए, पंक्तियां दी हुई हैं, प्रस्तुत बिंब स्पष्ट कीजिए अर्थात रूप को दर्शाइए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ सावन के बाद भादो महीने का वर्णन किया गया है, जहाँ गर्मी कम हो जाती है और उस गर्मी के कम में आगे खरगोश की जैसे लाल लाल सवेरा उगता हुआ दिखाई पड़ता है, सुनहरा व रूप होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, बच्चे सभी प्रफुल्लित होते हैं और झुंड बना के खेलने का प्रयास करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं तथा तरह तरह की धूम, तरह तरह के मृदंग, तरह तरह का वह रूप जो खेलने में मस्त होते हैं, वह सब बच्चों के अंदर दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, जन्म से ही अपने साथ वे लाते हैं कपास, कपास के माध्यम से वे सोचे कि कपास से शब्दों का क्या संबंध बन सकता है। जन्म से वो अपने साथ कपास इसलिए लाते हैं कि वह स्वयं कपास रूप होते हैं। जैसे कपास मुलायम होता है, उससे छोटा बच्चा भी, नवजात शिशु बिल्कुल मुलायम होता है जब वह जन्म लेता है। तो वो जन्म से साथ लाते हैं अर्थात उनका शरीर का ढांचा जो है वह बिल्कुल मुलायम होता है, कपास तरीके होता है। तो बच्चों के साथ कपास का संबंध क्या है। बच्चों का साथ कपास का संबंध उसी प्रकार से है कि वह उससे दूर हो ही नहीं सकता, अर्थात वह स्वयं उसी रूप में है, तो दूर करना असंभव जैसा ही है, अर्थात वह बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल लचीला, बिल्कुल वही रूप में होता है जैसे कपास। क्वेश्चन नंबर 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, कवि ने बच्चों के लिए ऐसा क्यों कहा। बच्चे भाव से उड़ते हैं, उनका मन जो है वो बहुत ही चलायमान होता है, तो वो भावावेश में उड़ते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, लग रहा है पतंग नहीं वो स्वयं उड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका चिंतन, उनके भाव, उनका सोचना, यह सब जो है बताया गया है उड़ने के संदर्भ में, ना कि शरीर का ऊपर उठना। वो उनका मन केवल चलायमान है, वो उछलने कूदने में, ऐसी बात सोचने में बहुत आगे होते हैं, बहुत प्रवीण होते हैं। इस संदर्भ में ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों की को भी और नरम बनाते हुए दिशा को मदंग बजाते हुए का नंबर, और खा नंबर अगर वे भी गिरने से खतरनाक किनारों के बच जाते हैं तो निडर होकर सुरक्षित में घूमते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन किया गया है। पहला क्वेश्चन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य यह है कि वह सभी दिशा में मौजूद होते हैं, रहते यहाँ है, क्षण भर में तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ से वहां पहुंच जाना, इसलिए दिशाओं को मृदंग जैसा बताया गया है, क्योंकि वो सक्षम होते हैं उछल कूद करने में, यहाँ से वहां पहुंचने में, इसलिए ऐसा कहा गया। सेकंड क्वेश्चन कहा गया, जब पतंग सामने हो तो छतों को पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वह बच्चे जो है कठोर छत को भी मुलायम बनाते हैं, या गिरने से वो लापरवाह होते हैं, तनिक भी परवाह नहीं करते हैं किसी भी कीमत पर, वो बिल्कुल निडर होते हैं, साहसी होते हैं, उछल कूद करने में सक्षम होते हैं, तथा उनका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होता है, पतंग पर ही होता है। नेक्स्ट लास्ट, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की नीतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करेंगे। परिस्थितियां मनुष्य को हमेशा निपुण बनाती है, और इतना ही नहीं, वह खतरनाक स्थिति गुजरते रहते हैं और इसके बाद मन का भाव इतना तीव्र होता है कि वह स्वयं को बहुत अच्छा आनंदित महसूस करते हैं। बच्चे सबसे अच्छे अच्छा अपने को ही मानते हैं,
वह किसी से कम अपने आप को नहीं मानते हैं, भावावेश में बहते रहते हैं, साथियों की तलाश में रहते हैं, यहाँ वहाँ उछल कूद करते रहते हैं और तरह तरह की आवाज निकाल कर स्वयं को आनंदित करना और साथियों को भी आनंदित करना, भावावेश में बहना, यही सब क्रियाकलाप लगा रहता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें का खा आपका काव्यखंड दिया हुआ है, वहां से 3 क्वेश्चन किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये कविता का व्याख्यान भी समझ में आया होगा और प्रश्न का उत्तर भी समझ में आया होगा। ये कविता बहुत रोमांचित है, इसको आनंद के साथ अनुभव कीजिए और अपने बचपन की दुनिया में लौट जाइए तो बहुत बेहतर